हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर गौरी। कैसे हो बच्चों आप लोग? तो बच्चों, आपका बहुत स्वागत करती हूं मैं। और क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपना गेस्ट पेपर, और हमारा गेस्ट पेपर जो है वो कौन से नंबर का होने वाला है? आज होने वाला है बच्चों 53 नंबर का। देख रहे हो ना, हमने हाफ सेंचुरी के आगे भी 3 नंबर और ज्यादा ले लिए हैं। मतलब आपकी जो जेएनवी की प्रिपरेशन है वो एकदम ही बूस्टफुल हो गई है। तो कैसा जा रहा था संडे? मजा आ रहा ना? चलो, तो बच्चों एक बार बताती हूँ मैं आपको कि जेएनवी का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि 4 जो हैं वो सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी, अंग्रेजी, फिर है गणित, और फिर है हमारा कूलेस्ट सब्जेक्ट जिसको मैम क्या बोलती है? जनरल साइंस का बच्चों। ठीक है, और ये टोटल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके 100 मार्क्स को, जिसमें से वेदा आपकी तैयारी करवाता है। आपको क्या स्कोर करना है? आपको स्कोर करना है 95 प्लस का बच्चे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए हम आपके लिए क्या ले आए हैं? गेस्ट पेपर्स ले आए हैं। तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए, शेयर सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बिकॉज आज तो छुट्टी का दिन है ना, तो आज तो सब मजे कर रहे होंगे घर पे बैठ के, तो सब लोग देख लेंगे गेस्ट पेपर। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना साइंस के क्वेश्चंस को। आप सब जानते हो 66 नंबर से स्टार्ट होता है, वहीं पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। सब लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, तभी मैम लगाने वाली है क्या? मैम लगाने वाली है क्वेश्चन। ओके, कहाँ चला गया? ओके ओके, आ गया। चलो, तो ये है हमारे क्वेश्चन जो कि 66 से 100 तक कौन से रहेंगे? जनरल साइंस के। चलो बताओ, 66 का आंसर क्या होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इरिगेशन? निम्न में से कौन सिंचाई की विधि नहीं है? सिंचाई क्या है? पानी देना क्रॉप्स को। तो ऐसी कौन सी विधि है जो भाई पानी नहीं देगी? ड्रिप स्प्रिंकलर मोड या फिर मल्चिंग? ड्रिप स्प्रिंकलर कुआं या फिर मल्चिंग? कमेंट करके अपने आंसर को जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चों को यह आंसर आता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑब्वियस बात है, इसका आंसर हो जाएगा डी, मल्चिंग बच्चे। राइट। 67, which crop requires standing water in the fields? किस फसल में खेतों में खड़े पानी की आवश्यकता होती है? पानी चाहिए, मतलब बरसात से पानी मिल सकता है। तो मतलब समझ जाओ ना कि रेनी सीजन में ये क्रॉप ग्रो करेगी। तो कौन सी क्रॉप हुई? खारिफ क्रॉप हुई बच्चे, है ना? तो अब दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ। कौन सी हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है ना, पैडी यानी कि राइस, चावल को पानी चाहिए होता है। तो बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच पेस्ट कंट्रोल मेथड इज बायोलॉजिकल? कौन सी कीट नियंत्रण विधि जैविक है? बायोलॉजिकल पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप केमिकल्स का यूज नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल, कमेंट करके आंसर बताओ कि बायोलॉजिकल कौन सा होगा और केमिकल कौन सा होगा, दोनों बता सकते हो आप। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रीडेटर्स ऑफ द पेस्ट जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, कीटों के शिकारी। ठीक है, शिकार करेंगे तो ऑब्वियस बात है बायोलॉजिकली कर रहे हैं, और वो वैसे ही उनको डिफरेंट फॉर्म में तोड़कर अलग कर देंगे। राइट बच्चों? 69, हार्वेस्टिंग इज डन विद अ टूल इज कॉल्ड? कटाई किस औजार से की जाती है? जब हमारी क्रॉप जो है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है, अब हम उसकी कटाई कर रहे हैं, तो हमें कोई चीज चाहिए ना, हाथ से ऐसे करके नहीं उखाड़ सकते। कटाई करने के लिए कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमको सिंपल सी चीज चाहिए, दैट इज सिकल बच्चों, दराती, जिससे हम क्या करते हैं? कट करते हैं अपनी मैच्योर क्रॉप्स को, एंड दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग या फिर कटाई। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ 70 क्वेश्चन करते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस? तपेदिक किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है? बताओ। मैंने बताया था, देखो मैं बहुत बार बताती हूँ इस पेपर में कि बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली जो टेबल है ना, जो डिजीज वाला टेबल है, वो आपको याद करना है, दिमाग से याद करना है, क्योंकि जेएनबी बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछता है बच्चों। तो सिंपल सी बात है, ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणु से होता है बच्चे, है ना? 71, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल बिकॉज? सूक्ष्म जीव हानिकारक क्यों होते हैं? मैंने आपको बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले, फूड का स्पॉइलेज कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अगर आप बाहर एक रोटी छोड़ दोगे, नमी का मौसम है, ठीक है, तो उसपे फफूंदी ग्रो कर जाती है, ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक कलर के मोल्ड्स आपको दिखाई देंगे रोटी पर, ब्रेड पर, है ना? तो फूड का स्पॉइलेज कर रही है, मतलब भोजन को खराब कर रही है, बिल्कुल सही। दूसरी चीज क्या है? बीमारियां पैदा करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट टाइप की बीमारियां कॉज करते हैं। टीबी कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन है? ट्यूब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सूक्ष्म जीव है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नहीं भी आता हो ना, क्वेश्चन देख के लगे अरे यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, ऑप्शंस पढ़ना, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं ना।
समझने की कोशिश करना कि क्या कोई चीज सही हो सकती है, मार्क करना। मेरा बस इतनी बात समझ लो, एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है कि मैम नहीं आया, नहीं कर आए ना। दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगा के कुछ भी टिक करके आओ, लेकिन करके आना है, ठीक है। हर एक बच्चे को हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फटाफट से इसी बात पे लाइक कर दो सेशन को, और कमेंट करके बोलना कि मैम मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको मैं छोड़ के आऊंगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, 72 की बात करते हैं। डिकम्पोजिशन इज डन बाय, अपघटन किसके द्वारा होता है? बताओ। डिकम्पोजिशन अगर हम कर रहे हैं, अब मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ उसका। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक पिट खोदा है, मतलब एक गड्ढा खोद दिया, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, उसके अंदर मैंने डेड प्लांट्स डाल दिए थोड़े बहुत, है ना। ये क्या है, पत्तियां हैं जो मर चुकी हैं, ठीक है। अब इनको मैंने कितने दिन तक रखा है बच्चे? इनको मैंने 5 to 6 वीक्स तक जो है वो ऐसे ही पिट में अंदर रहने दिया है। फिर मैंने क्या देखा कि भाई जो मेरा पिट है ना, ये जो है मेरा डिब्बा, उसके अंदर कुछ जमा हो गया है। क्या? काले रंग का कुछ स्ट्रक्चर है जो मिट्टी जैसा, वो जो है वो जमा हो गया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं मैन्योर। अब ये किससे हुआ है? ये खाद जो है बच्चे, वो किससे बनी है? बेसिकली ये खाद मिलकर बनी है बच्चों हमारे डिकम्पोजिशन से। हमने डिकम्पोज करा किसको बच्चे? इसको। ये जो हमारे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इनको हमने डिकम्पोज करा है, तब जाके हमारा मैन्योर बना। लेकिन इन पर किसने वर्क किया होगा जो ये मैन्योर बन गए, खाद बन गए? ऑब्वियस बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। अब मॉइस्ट एरिया में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? फंजाई, मतलब कि हमारे कवक, ठीक है। और दूसरा क्या है? हमारा बैक्टीरिया। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है बच्चे। आपको पता है वायरस जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही नहीं करता, उसको चाहिए होस्ट, उसको चाहिए मैं, मेरे अंदर जाएगा तभी सर्वाइव करेगा। सिंपल। 73, मोल्ड ग्रोस फास्टर ऑन, फफूंदी किस पर सबसे तेजी से बढ़ती है? बहुत आसान है, कमेंट करके जरूर बताना। आई नो आपको पता होगा। सिंपल सी बात समझ लो कि जो हमारी फंजाई है ना, ठीक है बच्चे, वो सबसे सिंपल सी चीज है, उसको ग्रो करने के लिए चाहिए मॉइस्चर, यानी कि नमी। क्या चाहिए उसको? नमी चाहिए। जहां उसको पानी मिला, जहां उसको नमी मिली, वहां ग्रो कर जाएगी। सिंपल। तो उसको क्या चाहिए? मॉइस्ट ब्रेड पे वो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ठीक है बच्चे। चलिए 74 की बात करते हैं। केरोसिन इज ऑब्टेन ड्यूरिंग, केरोसिन प्राप्त होता है किससे? दिमाग लगाकर बताओ, केरोसिन किससे मिलता है? एक क्रूड ऑयल से मिलता है जिसका नाम है पेट्रोलियम। सिंपल। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, यानी कि आंशीय आसवन ऑफ पेट्रोलियम। अब ये जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो किसके बेसिस पर डिपेंड होता है? बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस पर। ठीक है। जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना पहले जो है वो चीज जो है वो अलग हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस पर कौन बेस्ड है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि बेस्ड है। क्लियर? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़े, 75 की बात करते हैं। कोल तार इज अ सोर्स ऑफ, कोल तार किसका स्रोत है? अरे सिंपल सी बात है ना, कोल तार से हमें क्या क्या मिल रहा है? सिंपल, हमें डाइज मिलती है, ड्रग्स मिलती है, रोड सरफेसिंग कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोल तार से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बढ़े आगे। 76, फॉसिल फ्यूल्स रिलीज विच गैस ऑन बर्निंग, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस निकलती है? फटाफट से कमेंट करके बता दो, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है यार तुम लोगों के लिए, है ना। अगर मान लो मैं फॉसिल फ्यूल ले लेती हूँ, एक मैं कोल ले लेती हूँ, ठीक है। तो आपको पता है बच्चा, जो हमारा कोयला है उसके अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट किसका है? कार्बन का। ठीक है। अब किसी चीज का दहन होता है, कंबशन हम सबने पढ़ा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे अगर आपस में, तो क्या बनाएंगे? बताओ फटाफट से कमेंट करके। ऑब्वियस सी बात है ना, CO2 का प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि कौन सी गैस? प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो सिंपल आंसर हो जाएगा ए, यानी कि CO2। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए, इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस, अपूर्ण दहन से क्या बनता है? अगर अपूर्ण दहन हो रहा है, मतलब मान लो यहाँ पर कार्बन है, कोल का कार्बन, ठीक है, यहाँ पे अपूर्ण दहन है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन 2 में प्रेजेंट होती है ना, तो एक ही आई, इनकम्प्लीटली आई है ना, कम आई है। क्या बना? CO बना। अब CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, है ना। यहाँ पर था बच्चे डाई, डाई का मतलब ही क्या है? 2, और मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है एक। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा?
CO एंड कलिक यानी कि सूट बनेगा। सूट का क्या मतलब है? अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं, कुछ अनजले, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है तो जल नहीं पाए, इनकम्प्लीटली बर्न्ड है। ठीक है बच्चे, अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं। चलो बढ़े आगे। 78 extinguishing fire using CO2 is useful for। CO2 से आग बुझाना किसमें सबसे ज्यादा उपयोगी होता है? ऑब्वियस सी बात है, एक्सटिंग्विशिंग फायर यूजिंग CO2 सबसे ज्यादा यूजफुल होता है किसमें बच्चे? वुड की फायर में भी हम ले सकते हैं, हम ऑयल की फायर में भी ले सकते हैं और इलेक्ट्रिकल फायर में भी ले सकते हैं। तो सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। 79 गैस स्टोव यूजेस, घर में गैस स्टोव होगा जिसमें मम्मी खाना बनाती है, कुकिंग करती है, क्या यूज करते हैं उसके लिए? कोल, एलपीजी, केरोसिन या फिर वुड? गैस स्टोव में पूछा गया है बेसिकली, जो आपके घरों में गैस स्टोव्स हैं जिसमें आप लोग खाना बनाते हैं। फटाफट से बता दो क्या होना चाहिए इसका आंसर, कमेंट करके इजी बिजी आंसर को शेयर कर दो और लाइक कर दो सेशन को बच्चों। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होना चाहिए BLPG। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना बच्चे? चले आगे। ओके ओके बच्चों, तो ये क्या है? ये है आपकी JNV के बाद की तैयारी। JNV क्यों? तुम सब लोग करने ही वाले हो क्रैक यार, बहुत मतलब बहुत आसान है तो एग्जाम। ठीक है, तो JNV स्कूल से सीधे 9th की पढ़ाई कैसे कर पाओगे? फटाफट से आपको ज्वाइन करना है क्या बच्चे? वेदा क्लास 9 10th को, जो कि आपका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें ऑलरेडी आप सबके लिए बहुत सारी चीजें पहले से ही मैंडेटरी और गिवन है। ठीक है, जो भी चीजें आपको आगे JNV के बाद एग्जाम में या फिर क्लास में जब जाओगे क्लास 9th के, तो फिर कहते हैं आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो सब चीजें जो है वो वेदा 9 10 में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हमने बोला ही था ना, हमने बोला था कि हम JNV के साथ ही आपके साथ हैं और साथ ही साथ में JNV के बाद भी आपके साथ रहेंगे। तो फटाफट से यही है वो चीज जिसमें हम लोग का साथ जो है वो कभी भी नहीं टूटने वाला है। तो फटाफट से क्या करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्लास 9 10th वेदा को। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े। 80 की बात करते हैं। फायर ट्रायंगल इंक्लूड्स, आग का त्रिकोण में क्या क्या शामिल है? तो बना लेते हैं एक फटाफट से त्रिकोण यानी कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं और देखते हैं सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है। तो बच्चों सबसे पहले प्राइम चीज क्या चाहिए? हमको चाहिए बच्चे एक फ्यूल, है ना, फिर हमको चाहिए ऑक्सीजन दूसरी चीज, और तीसरी चीज चाहिए हमको हीट। तो सिंपल आंसर हो जाएगा ए, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड ऊष्मा, यानी कि हीट हमको चाहिए तभी हम आग लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो 81 एंडेंजर्ड स्पीशीज आर दो, संकटग्रस्त प्रजातियां वे हैं जो नॉट एट अ रिस्क, नहीं, लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट, बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विलुप्त होने की संभावना है। ठीक है, एंडेंजर्ड पूछा गया है, विलुप्त होने की संभावना है पर विलुप्त हुए नहीं है। विलुप्त का क्या मतलब हो जाएगा? जो एक्सटेंट हो गई, पर अभी तो एक्सटेंट नहीं हुई है ना। तो एंडेंजर्ड का मतलब है जो हो सकती है बट हुई नहीं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। 82 पोचिंग इज, अवैध शिकार को क्या कहते हैं? देखो पोचिंग का जो ट्रांसलेशन है वो ही क्या है? अवैध शिकार यानी कि इलीगल हंटिंग। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था ये तो। 83 हैबिटेट डिस्ट्रक्शन अफेक्ट्स, आवास विनाश का प्रभाव किस पर पड़ता है? अगर मान लो कि मैं किसी का हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दूं, फॉर एग्जांपल है कि हमारा जो लॉयन है वो डेन में रहता है, अगर मैं उसका डेन ही उजाड़ दूं, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं जा सकता ना। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो दोनों को अफेक्ट करेगा, प्लांट को भी और हमारे एनिमल को भी। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बच्चे बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्योंकि बच्चों सिंपल सी बात ये है ना कि पौधे, अगर मान लो कोई पौधा है जो सिर्फ कोल्ड रीजन में ही कहते हैं ग्रो कर सकता है, मैं वहां से उसको हटा दूं या फिर वो कोल्ड रीजन ही हटा दूं, तो फिर क्या आगे वो ग्रो कर पाएगा? नहीं ग्रो कर पाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 की बात करते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मीन्स, अति शोषण का अर्थ क्या है? ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम किसी चीज को, बार बार यूज कर रहे हैं भाई, तो ऑब्वियस बात है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है? यूजिंग रिसोर्स सस्टेनेबली, एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्विंग रिसोर्सेज या फिर प्लांटिंग ट्रीज, है ना बच्चे? तो यही बताओ फटाफट से कमेंट से, बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? अति शोषण कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है ना, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं किसका बच्चों? रिसोर्सेस का। तो बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हम करते हैं, इसी वजह से हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बहुत जल्दी वैनिश हो रहे हैं बच्चों, राइट। 85 की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस, अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतति कैसी होती है?
सबसे पहली चीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है सिर्फ एक ही पेरेंट है, दूसरा कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने किसी इंसान नहीं मान लेते, कोई ऑर्गेनिज्म है, मैंने किसी ऑर्गेनिज्म से उसका डुप्लीकेट बना दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम लोग फोटोस्टेट करवाने जाते हो, जीरोक्स निकलवाने जाते होगे, एक चीज पड़ी हुई है यहाँ पर तुम्हारी ओएमआर शीट, ठीक है, तुम लोगों ने मॉडल पेपर तो परचेज कर ही लिए होंगे, उसके साथ तुम्हें ये मिला होगा। अगर मान लो कि तुम इसका फोटोकॉपी निकलवाना चाहते हो, तुमने एक पेपर दिया, एक पेपर का फोटोकॉपी जस्ट इसके जैसा ही बाहर निकलेगा, बिल्कुल ऐसा ही बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब बच्चे हमने बोल दिया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन पेरेंट ही इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि उसी के जैसी संतति उत्पन्न होगी, उसी के जैसा बच्चा पैदा होगा, राइट। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है, अनुवांशिकी रूप से समान होगी। जेनेटिक्स जो है वो डीएनए वगैरह भी तो उसी पेरेंट का गया ना। अब यहाँ पर मान लो कि मैंने इसको पिंक कलर का मेरा ओएमआर शीट है, तो सेम पिंक कलर की तो ओएमआर शीट का फोटोकॉपी निकलेगा, काला तो नहीं हो जाएगा, है ना। अगर मैं कलर्ड निकलवाती हूँ तो अब ये मत बोलेगा कि मैम फोटोस्टेट तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, अरे भाई मैंने कलर्ड फोटोकॉपी निकलवाया है, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़े। ओके, तो 60 दिन समय रह चुका है आपके पास, 60 दिन का समय है, और अगर अभी भी आपको तैयारी करनी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो बच्चों मेरी एक ही सलाह है कि आपको इस क्रैश कोर्स को परचेज कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपको किट जो है वो फ्री मिलने वाली है। किट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दे दी गई है, वो यहाँ पर रखी हुई भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वेदा की स्टडी गाइड बच्चों, ठीक है। इसको बहुत मेहनत से बनाया गया है हम टीचर्स के द्वारा, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें चाहिए और इसमें नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको चाहिए स्टडी मटेरियल, सब कुछ इसके अंदर है, पीवाईक्यूज चाहिए, माइंड मैप चाहिए, एवरीथिंग इस कंसाइज बुक में आपको मिलता है। तो फटाफट से क्रैश कोर्स को परचेज कर लीजिए, बिकॉज ये आपकी लिए एक जीवन की ऐसी सीढ़ी हो सकती है जिसको चढ़ के आप जेएनवी को क्रैक कर सकते हो। तो फटाफट से जिसने अभी तक क्रैश कोर्स को परचेज नहीं करा है, फटाफट से इसको परचेज कर लो, बिकॉज आपके टीचर्स बहुत बढ़िया है जो आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चे, ठीक है। उसी के साथ साथ मॉडल पेपर जो मैं आपको दिखा रही थी, उसके साथ आपको क्या मिलने वाला है, ये है आपका मॉडल पेपर और ये है आपकी ओएमआर शीट बच्चे, ठीक है। इससे प्रैक्टिस कर सकते हो घर पर, समझ रहे हो ना। ये ओएमआर शीट कोई भी इंसान चेक नहीं करता है, ये चेक करती है कंप्यूटर की मशीन। एक भी गलत गोला और दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मॉडल पेपर सेट को आप मंगा लीजिए, वेदा अकेडमी एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, साथ ही साथ में फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा बच्चों। तो फटाफट से इसको ऑर्डर कर लो, बिकॉज ये आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ भाई सिंपल गेस पेपर यहाँ पर लाइव अटेम्प्ट कर रहे हो, कल जाकर वेदा अकेडमी पर टेस्ट दे सकते हो। कैसे, मैम यहाँ पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या करना है, वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को ओपन करना है, टेस्ट सेक्शन में जाना है, गेस्ट पेपर सेक्शन में जाना है, और आज का पेपर कल सॉल्व करना है। बहुत बच्चे होंगे जो डेली गेस्ट पेपर नहीं देख पाते होंगे लाइव, मैं समझती हूँ आप लोग का प्रॉब्लम, लेकिन अटेम्प्ट तो करना है ना, क्वेश्चंस तो करने हैं। तो भाई क्या किस बात का देरी है, बस वेदा अकेडमी को डाउनलोड करो और फ्री में अटेम्प्ट करना है, फ्री है ये, ठीक है। तो फटाफट से अटेम्प्ट कर लो। चलिए, साथ ही साथ में 14 दिसंबर को फिर से होने वाला है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। हर हफ्ते अपनी रैंक जाननी है तो सिंपल है, 14 अक्टूबर को क्या 14 दिसंबर को क्या होने वाला है बच्चों, वेदा अकेडमी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है, और टॉप 3 रैंकर्स को मिलने वाले हैं मॉडल पेपर्स। तो अगर मॉडल पेपर चाहते हो कि घर पर आ जाए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो अभी वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और 14 दिसंबर को 2 बजे जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करो। एक तो अपनी रैंक जान लोगे, साथ ही साथ में मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, एक तीर से दो निशाने लगाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, आंतरिक निषेचन किसमें होता है बच्चों, ठीक है। तो हमें पता है आंतरिक निषेचन सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में होता है, यानी कि स्तनधारियों में होता है, ठीक है। 87 फर्टिलाइजेशन लीड्स टू, निषेचन से क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो हमारा स्पर्म होगा प्लस एग के साथ क्या करेगा बच्चों, फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, राइट बच्चों, युग्मनज। तो ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समझ में आ गया। बढ़े आगे। 88 मेंस्ट्रुएशन इज अ साइन ऑफ, मासिक धर्म किसका संकेत है, मतलब किसमें होता है मासिक धर्म, लड़कों में, अरे नहीं भाई लड़कों में कहाँ होता है, गर्ल्स प्यूबर्टी का पार्ट है, लड़कियों की यौवन अवस्था जो है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है,
कि उनको क्या होता है, मासिक धर्म होता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। और मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों मेनार्क। बताओ मेंस्ट्रुएशन जब स्टॉप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये आपको कहाँ बताना है, ये आपको बताना है बच्चों कमेंट करके। तो जिस भी बच्चे को मालूम है कि स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या बोला जाता है, फटाफट से अभी कमेंट करो और लाइक करो इस वीडियो को, ठीक है बच्चे। चलो 89, हार्मोनल चेंजेस कॉज, हार्मोनल परिवर्तन क्या उत्पन्न करते हैं हमारी बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम पर। आप अभी जैसे प्यूबर्टी के टाइम पर हो, यौवन अवस्था चल रही है, किशोरावस्था चल रही है, उसमें आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकली, फिजिकली, हाइट का बढ़ना, मूड स्विंग्स होना, फिजिकल ग्रोथ होना। तो ये किसका पार्ट है, ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन, दाब कब बढ़ता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में डर लगता होगा, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक डरने की कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर कि भैया प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। और ये कहानी मैं तुम्हें 100 बार सुना चुकी हूँ, 101 भी बार फिर से सुन लो। प्रेशर क्या है, प्रेशर है जेठालाल, फोर्स है हमारा तारक मेहता, और एरिया क्या है अय्यर। इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, ठीक है, जेठालाल और अय्यर की बिल्कुल नहीं बनती है। सिंपल सी बात समझ लो, यहाँ पे लिखा हुआ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है। क्या बोला जा रहा है, जेठालाल इंक्रीज हुआ है। अगर जेठालाल कहीं जाता है, तारक मेहता उसके संग जाता है ना, तारक मेहता बढ़ेगा, अय्यर हमेशा अगेंस्ट में होता है, घटेगा। सिंपल सिंपल फॉर्मूला, सिंपल रूल, सिंपल फॉर्मेट, जो समझना है समझो, बस इतनी चीज याद रखो, इनकी नहीं बनती है आपस में इन दोनों की। तो भैया प्रेशर इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही, एरिया डिक्रीज होगा तो सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन देखा था, नहीं देखा था ना, लग रहा था इतना आसान होगा, है ना आसान, कमेंट करके बताओ ये आसान था या नहीं आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, 91 की बात कर लेते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसा होता है। हमें पता है भाई, सबसे पहले आता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो सबसे ज्यादा है, फिर आता है बच्चे हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और फिर आता है बच्चे हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, बिकॉज ये जो है वो इससे ज्यादा है, तो बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उल्टा भी आ सकता है, तो पढ़ लेना दिमाग के पट खोल के, ऐसा नहीं है कि बस हाँ अरे ये तो मैम ऐसा होगा, ना ना ना, गलती नहीं करने का, ठीक है। चलो 92 की बात करते हैं, substances that produce heat on burning are called, जो पदार्थ जलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। कोई तो ऐसे होंगे ना ऊष्मा को उत्पन्न करेंगे, मैंने आपको बताया था बच्चे कि एक कोई सब्सटेंस होता है जो भाई क्या होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। वो क्या होता है, मेटल जलेगा तो नहीं आएगी, फ्यूल जलेगा तो आएगी, एसिड नहीं, सिंपल बी जो है वो आंसर हो जाएगा। यानी कि वो कौन है, वो है बच्चे हमारे फ्यूल्स, ईंधन जब जलते हैं तो ऊष्मा को प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो कैलोरीफिक वैल्यू बनी, ऊष्मीयमान तभी बना। 93, if two boys are pushing the box in different direction with a magnitude of 100 Newton and 50 Newton, calculate the net force। यदि दो लड़के 100 न्यूटन और 50 न्यूटन का बल विपरीत दिशाओं में लगा रहे हैं तो शुद्ध बल कितना होगा। देखो डायग्राम से समझते हैं इसको, आसान बहुत है। एक बच्चा है ये, ठीक है, ये है हमारा बच्चा ए, डुगू, ठीक है, ये क्या है डुगू, मैम डुगू है, ठीक है, बट बच्चे का नाम है डुगू, ठीक है। दूसरा बच्चा कौन सा है, अब ये दूसरा बच्चा ले आती हूँ मैं यहाँ पर, भाई ये है हमारा दूसरा बच्चा, चिंटू नाम रखते हैं, डुगू एंड चिंटू, ठीक है। तो ये जो डुगू एंड चिंटू है भाई, ये क्या कर रहा है, ये बंदा इधर से कहते हैं बल लगा रहा है 50 न्यूटन, इधर धक्का मार रहा है, ठीक है, और ये इधर धक्का मार रहा है कितना 100 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है। तो डुगू इधर जा रहा है और चिंटू इधर जा रहा है। अब नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने बताया था जब डिफरेंट डायरेक्शन होंगे तो नेट फोर्स कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बस इतना काम करना है। 100 न्यूटन से माइनस कर देंगे 50 न्यूटन को, आंसर आ जाएगा शुद्ध बल यानी कि 50 न्यूटन, ठीक है। तो ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ में आ गया, बड़े आगे। 94, SO2 रिलीज फ्रॉम बर्निंग कॉजेज, SO2 के उत्सर्जन से क्या होता है। आपको पता है एसिड रेन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो गैसेस मेनली होती है, कौन कौन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सिंपल आंसर हो जाएगा इसका क्या बच्चे, एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। 95 की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस द अर्थ,
वैश्विक ऊष्मीकरण पृथ्वी का क्या बढ़ाती है, क्या बढ़ा रही है? दिन ब दिन सूर्य की किरणों से क्या हो रहा है? यूवी रेस से ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है। सूर्य की रेस क्या बढ़ा रही है? टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। यानी कि सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 96. If a person exert 100,000 Newton force on an area of 20, calculate pressure. बहुत आसान है। Pressure is equal to force upon area. Force दे रखा है 1000 Newton। कैलकुलेट करना है प्रेशर और एरिया दे रखा है 20। 0 से 0 कट करा, आसान था। 2 से 100 को कट करा, 50, यानी कि 50 पास्कल। ठीक है, तो सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इनरमोस्ट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज डैश इन कलर। मोमबत्ती की लौ का सबसे अंदरूनी भाग जो है वो कौन से कलर का होता है, जरा बताओ। तब तक मैं यहाँ पे आप लोग के लिए एक प्यारा सा डायग्राम बनाती हूँ। ये है हमारी क्या बच्चे, ये है हमारी लौ। ठीक है, हंसना मत, थोड़ा बेकार होगा डायग्राम बट समझ में आ जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। मोमबत्ती, ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है बच्चे वो होता है हमारा डार्क ब्लू कलर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटर जोन। ठीक है, आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन होता है। पहला जोन ये हो गया। ठीक है, दूसरा जोन होता है हमारा येलो जोन, जो कि ल्यूमिनस जोन है हमारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है बच्चों मॉडरेट कंबशन होता है यहाँ पर। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन मान सकते हैं। ठीक है, और फिर होता है हमारा लास्ट का जोन जो है वो है हमारा ब्लैक कलर का, जिसमें कोई भी कंबशन नहीं हो रहा है। और ये कौन सा जोन है, ये है हमारा ब्लैक जोन। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताओ फटाफट से। इसका बच्चों आंसर हो जाएगा ब्लैक, क्योंकि इनर मोस्ट का पूछा गया था, तो काला जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़े। 98. हीट फ्यूल एंड ऑक्सीजन टुगेदर फॉर्म। अभी देखो ट्राइंगल बनाती हूँ एक, है ना। हमें यहाँ पर मिल गया फ्यूल, यहाँ मिल गया हमको ऑक्सीजन, और यहाँ मिल गया हमको क्या, यहाँ पर हमको मिल गया हीट। ये क्या बनाता है, ये बनाता है आग का त्रिकोण, यानी कि फायर ट्राइंगल। 99. If a frequency of a sound wave is 50, then calculate the time period. ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 है, तो समय अवधि कितनी होगी। फॉर्मूला लिखते हैं, T is equal to 1/f। तो कितना हो गया, 1/50। डिवाइड कर लो 50 से 1 को, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, एक और 0 बढ़ाया, 2 लगा दिया। तो सिंपल आंसर कितना हो गया, 0.02 सेकेंड में। ध्यान से देख लेना, 0.02 सेकेंड होगा, क्योंकि टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे हैं। ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया, डिवाइड कर लोगे तो आसान था ना। चलो बढ़े आगे। लास्ट, कैलोरीफिक वैल्यूज एक्सप्रेस इन ऊष्मीय मान किसमें व्यक्त किया जाता है बच्चों, बताओ। ऊष्मीय मान किसमें, हमें पता है किलो जूल पर केजी। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके कौन से साइंस के क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो। कोई दिक्कत हो तो वेदा हमेशा आपके साथ है। डाउट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो बच्चों, जो सबके लिए फ्री है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो, मजे करते रहो। और अब या तो आपके उमेश सर आपको मैथमेटिक्स करवाएंगे, या फिर आपके लैंग्वेज वाले सर आपको लैंग्वेज पढ़ाने आएंगे। तब तक 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं वो लोग। और तब तक के लिए बाय बच्चों, ध्यान रखिएगा। सो हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त है आप सभी। तो हम जुड़ गए हैं अपने लैंग्वेज पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके होंगे हमारा क्रैश कोर्स, और जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट इसको कर लेगा ज्वाइन, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है एक बहुत ही बेहतरीन वाली सी किट। ठीक है, एक ऐसी किट जो बहुत सारी चीजों का कंप्लीट पैकेज है ना। बहुत सारी चीजें आपको इस किट में मिल जाती है। डन। और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में इन सारे अनुभवी टीचर्स के साथ आप पढ़ने वाले हो। ठीक, ये सारी टीचर्स आपको इसमें पढ़ाएंगे। डन। और आपका मॉक टेस्ट 14th ऑफ दिसंबर को है। डन, क्लियर, इसके लिए तैयार रहेंगे। अगला मॉक टेस्ट है ये, और अपकमिंग तो आपका आ ही गया है, कौन सा वाला, 7 तारीख वाला। डन, ठीक। चलो, तो हिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको 1 मिनट देता हूं पढ़ने का, तो आज भी दूंगा एज इट इज। एक बार जरा इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आंसर करेंगे। आज का जो पैसेज है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर है। एक ऐसे रिसोर्स है जिसको हम वापस से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बार बार यूज कर सकते हैं, ऐसे एक पैसेज पर ये कहानी है। चलो बता दो, फटाफट से आंसर कर देंगे, और इसके बाद हम इसको टिक करेंगे। मतलब पहले एक बार आप पढ़ लो, है ना, उसके बाद हम इसको टिक करेंगे। मैं साइड हो गया हूँ, फटाफट से पढ़ लें, बहुत छोटा सा पैसेज है। ठीक है, ओके, तो उम्मीद है पढ़ लिया होगा। ठीक है, आंसर शुरू करें।
बहुत बढ़िया, चलो आंसर करते हैं। तो सबसे पहला मुख्य लाभ क्या है? बार बार उत्पन्न हो सकती है, बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं। क्या नवीकरणीय है इनमें से? सौर ऊर्जा। कौन सी? सौर ऊर्जा इनमें से नवीकरणीय है। डन, ओके। पवन ऊर्जा कहाँ अधिक उपयोगी है? तटीय पर्वतीय क्षेत्र में, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक। यहाँ पे लिखा है विशेषकर तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में। डन, ये रहा पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन। और नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण को कैसे मदद करती है? प्रदूषण को घटाकर, बढ़ाकर नहीं, घटाकर। डन। और भविष्य की ऊर्जा है, यही हमारी नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो भविष्य की ऊर्जा है। खत्म बात, क्लियर। बहुत ही आसान पैसेज था, ठीक है। आप शुरू करते हैं हमारे ग्रामर के क्वेश्चन। मूर्धा, ठीक है, टा और ठा, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण है टा और ठा। आकार शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो आपको याद आनी चाहिए रंग रूप गुण के आधार पर, गुण और दोष के आधार पर, है ना। जो विशेषताएं हमें मिलती हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में रखते हैं। तो आकार उसमें से एक है, तो आंसर सी होगा। कर्म की दृष्टि से क्रिया कितने की, कितने प्रकार की? दो। कौन कौन सी? सकर्मक और दूसरी कर्मक। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। डरपोक के समान शब्द कौन सा? भीरू। भीरू माने डरपोक, डरा हुआ, ठीक। चलो, ये बड़ा अच्छा आपके पास सेगमेंट है, यानी कि वेदा 9-10 के चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो, ताकि आप अपनी आगे की तैयारी भी हमारे साथ बेहतर तरीके से कर पाओ, है कि नहीं। यानी कि जेएनवी के साथ भी आप हमारे साथ हो और जेएनवी के बाद भी आप हमारे साथ रह सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। घन का मतलब क्या होता है? घन घन घन, बादल, ठीक है। मैथ में कुछ अलग होता है, राइट, क्यूब होता है ना, हिंदी में होता है बादल। नश्वर, जो नष्ट हो सके, तो अनश्वर। अनश्वर, आंखें मूंद लेना, आंखें बंद कर लेना, नहीं। इसका मतलब होता है कि हमने आंखें मूंद ली हैं, यानी कि सच्चाई से, सच्चाई हमारे सामने हम फिर भी देखना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। सच्चाई हमारे सामने फिर भी हम देखना ही नहीं चाह रहे। शुचिता, शुचिता का सीधा सीधा अर्थ हम निकालते हैं बच्चों पवित्रता से। किससे? पवित्रता से। ये वर्ड आपको लिखा हुआ कई जगह मिलेगा, पवित्रता है इसका अर्थ, ठीक है। डन। अब बहुत सरल क्वेश्चन है सामने, कौन सा? भविष्य का पर्यायवाची क्या है? भविष्य यानी कि जो आने वाली चीज है, या आगामी, अभी जो हुआ नहीं, अभी जो हुआ नहीं है। और फाइनल क्वेश्चन है, मतलब 15वां यानी लास्ट क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज का, कि जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। कैसा? अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। खत्म बात। चल, यहां से चलो हम चलते हैं अपने मॉडल पेपर पे, यानी कि मॉडल पेपर आप यहां से परचेस कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और ये वाला, ये बहुत अच्छी खास बात है कि हमारे वेदा एप्लीकेशन पर अब आप ये पेपर जो आप हमारे साथ पढ़ रहे हो ना अभी लाइव, वो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। करना क्या है? सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, गैस पेपर आपको वहां मिलेगा, खुद अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं। उतने ही सही हो रहे हैं जितने क्लास में बता रहे हो, या फिर उससे कम? कम है तो मेहनत की जरूरत है, और अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बढ़िया, रोज प्रैक्टिस करते रहो और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो बहुत अच्छा। वो स्ट्रेस का क्या पूछ रहा है हमसे? अपोजिट, अच्छा, इसका मतलब होता है नॉइसी, मतलब कि शोरगुल। तो आंसर लिखो इसका क्वाइट, शांत, अपोजिट। अच्छा, लिखा भी है इसमें नॉइसी, छोड़ो हटा देते हैं, ठीक है। चलो, वेटर्न मतलब होता है यहाँ पर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ पर आप लोगों ना वॉइस, यानी कि जो एकदम नौसिखिया है ना, नौसिखिया, राइट। वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स, ओके। दैट विच कैन बी ड्रंक, पोर्टेबल, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। और समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, नेचर की पावर से भी बियॉन्ड, वो है सुपर। क्या बोलते हैं उसको? सुपर। खत्म, आगे चलो। अब हमें बनाना है पैसिव, पैसिव वॉइस बनाने। डोंट सब्जेक्ट द एनिमल टू क्रियल्टी, कौन सा सेंटेंस है? सबसे पहली बात इंपेरेटिव है, और मैंने आपको बताया इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से भी बन जाते हैं, है ना। कल जो हमने किया था वो लेट से बना था, फिलहाल आज वाला लेट से नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। अगर हमें बनाना होता तो हम बना लेते। फिलहाल द सब्जेक्ट, सॉरी, द एनिमल्स आर नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रियोलिटी, द एनिमल शुड नॉट बी, हाँ बी वाला ठीक है, शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू द क्रियोलिटी। टीचर पनिश ऑल द स्टूडेंट्स पहले आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, और क्योंकि ये प्लूरल है वर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट।
कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट की वजह से आप लगाओगे वर। ऑल द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड बाय द टीचर, खत्म। ठीक, अब हमें 24 तक क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं करना क्या सर? ये भी करना है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो है वो 24 तक के हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें फिल करना है। डैश यू लैंड मी योर कैमरा, मतलब क्या तुम मुझे अपना कैमरा उधार दोगे? सो विल यू लैंड मी योर कैमरा? माउंटेन एंड रिवर आर द नेचर्स गिफ्ट। कैसे गिफ्ट है नेचर के? प्रीशियस गिफ्ट है, लेकिन प्रीशियस के साथ मोस्ट प्रीशियस, बहुत ही मूल्यवान। डैश रिवर्स इन इंडिया आर नॉट पोल्यूटेड, फ्यू रिवर्स, कुछ ही रिवर ऐसी हैं जो पोल्यूटेड नहीं है, जो बची हैं। अपोजिट मीनिंग ऑफ एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब प्राचीन, तो आप लगा दो डिसेंडेंट, डिसेंडेंट। ठीक, 26 से 29 हमें करने हैं आंसर इस पैसेज के थ्रू। फिलहाल हम आगे चलते हैं, पहले 30 वाला कर लेते हैं ना, फिर इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, टर्मिनस का पूछ रहा है हमसे एक सिमिलर मीनिंग, है ना, मोस्ट सिमिलर मीनिंग टर्मिनस, तो टर्मिनल। ये तो बहुत आसान था, बिल्कुल आसान बच्चों वाला क्वेश्चन। चलो ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड एक, हेल्थ ऑफ द सिटीजन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, इस बारे में बात की गई है। तो एक बार इसको पढ़ लो, 1 मिनट मैं आपको देता हूं, इसके बाद आप करना आंसर। ठीक है, कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके लिए स्टेट ने हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर, वेलफेयर सेंटर, अपने मैटरनिटी, ये सब चीजें खोली हैं। ठीक है, ये सब चीजें स्टार्ट की हैं। ठीक है, लिखा है यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बड़ी अच्छी बात है, आप कई बार आंसर में यूज कर सकते हो इस क्योर को। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आंसर करेगा? पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत बालक है हमारे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए, किसे बनाना चाहिए? हेल्थ इंस्ट्रक्शंस को, ताकि हम सब सीख पाए, है ना, कैसे हम अपनी चीजों को मतलब कैसे कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने अचानक से आ जाए तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, है ना, हेल्थ से रिलेटेड। तो ये चीजें हमारे करिकुलम में होनी चाहिए, स्कूल करिकुलम में। थ्रू द प्रोग्राम ऑफ हेल्थ इंस्ट्रक्शंस द पपल्स, पपल माने होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, पपल का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट्स। क्या होता है? स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? साइंटिफिक नॉलेज मिलेगी उन्हें अपने बॉडी की। ठीक है, चलो, इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सिटीजन द फॉलोइंग आर सेट बाय द स्टेट। क्या क्या सेट किया, मतलब क्या क्या क्रिएट किया गया स्टेट के द्वारा, किसके लिए? हेल्थ के लिए, केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सिटीजन। तो हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, मेटरनरी सेंटर, ये सारे अभी हमने पढ़े, ये सारे के सारे बनाए गए, तो ऑल ऑफ दी अबव कर दो, ठीक, सिंपल, खत्म। और द प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूड वैक्सीनेशन, इनॉक्यूलेशन, दोनों चीजें, खत्म। ठीक है, पैसेज खत्म। अब स्टार्ट करेंगे मैथ, और मैथ वाले सर को आपके बुलाएंगे और फिर वही आपको आगे पढ़ाएंगे। डन? ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे का सेक्शन क्या होने वाला है? आगे का सेक्शन होगा मैथ्स का। अब आपको पता है कि बिल्कुल मैथ्स आखिरी में हो रही है, बिल्कुल भैया, तो टेंशन फ्री होगी, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल मस्त और मौज तरीके से एकदम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स के बारे में आपको पता ही है बच्चों, क्या कि 2499 रुपीज में, 2499 रुपीज में आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर अभी किसी बच्चे ने, एक मिनट, अगर अभी किसी बच्चे ने ये क्रैश कोर्स नहीं खरीदा है तो वो जल्दी से इन नंबर पर कांटेक्ट कर अपने आप को एनरोल करा सकता है, क्योंकि समय बहुत ही कम है, समय बहुत ही कम है और आपके भी एग्जाम बिल्कुल नजदीक आने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ ये सारी चीजें जो है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये क्या है, फ्री है, तो आप लोग इन चीजों को देखिए, ये सारी चीजें फ्री हैं इतने से रेट में, समझ रहे हो, इसके साथ सब कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है, और ये सारे बेहतरीन टीचर है, इस कोर्स की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है मेरे बच्चे, 17 नवंबर को ये हो चुका है, और 7 फेब यानी कि आपके एग्जाम से पहले इसको एंड करा दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज कि भैया अपकमिंग फ्री टेस्ट 14 दिसंबर 2 पीएम, अपकमिंग फ्री टेस्ट जो है भैया आपका 14 दिसंबर 2 पीएम, क्या 14 ऑफ दिसंबर 2 बजे होगा। और साथ में ये कल भी संडे है भाई, आपको पता है कि हर संडे 2 बजे होता है, कल भी संडे है, यानी कि कल 7 तारीख को भी दोपहर के 2 बजे होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत की तो बात नहीं है। ठीक है, अब ये ऐसे जाए भैया, इसके अंदर इसको स्कैन मारिए भाई, इसको स्कैन मारिए। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, फिर दूसरे नंबर पर अपने फोन खोलिएगा, वहां देखिएगा इसे लिखा रहा होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, और यहाँ नीचे लिखा होगा एनरोल नाउ, क्या लिखा होगा? एनरोल नाउ, उस पर दबाइएगा। दबाने के बाद 2 बजे तक इंतजार करिएगा, जैसे ही 2 बजेंगे आपका पेपर शुरू होगा।
पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करिएगा। बिल्कुल जो आपका टाइम है सेम जैसे पेपर में होता है वही सेम टाइम आपका यहाँ पर चलेगा। ऊपर टाइम चलता रहेगा। अपना टाइम के साथ पेपर खत्म करिए। जिसकी अच्छे अंक आएंगे यानी कि जिसने फुल में से फुल आएगा उसकी रैंक 1 आएगी, उससे थोड़े कम वाले के 2 आएगी, फिर से कम वाले की रैंक जो आएगी वो क्या आएगी 3 आएगी। सबसे जरूरी चीज क्या है, जिसकी रैंक 1 आई, रैंक 2 आई, रैंक 3 आई, रैंक 1 आई, रैंक 2 आई, रैंक 3 आई, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्ले, उसको जो है मॉडल पेपर का सेट मिलने वाला है। क्या मिलेगा? मॉडल पेपर का सेट। क्या मिलेगा? मॉडल पेपर का सेट। कितने मॉडल पेपर? 10 मॉडल पेपर ओएमआर के साथ। किसके साथ? ओएमआर के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3। कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा नंबर जो है 2 और 3 दोनों से डिवाइड है। आपको पता है 2 से डिवाइड होने के लिए, 2 से डिवाइड होने के लिए भैया जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए भैया? इवन। क्या होनी चाहिए? इवन। आओ चेक करो कहाँ इवन है भैया। ये रही इवन, ये रही इवन। क्या ये इवन है? आप कहोगे नहीं। क्या ये इवन है? आप कहोगे नहीं। केवल 2 ही संख्या बची। तो भैया ये दोनों जो डिजिट है ये 2 से तो डिवाइड है, लेकिन 3 से रूल जो होता है भैया, 3 का क्या होता है भैया? 3 का होता है कि सम ऑफ डिजिट्स, कि भैया जो डिजिट्स हैं उनका सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड होना चाहिए 3 से। यही रूल होता था, याद करिए कि भैया जो डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड हो। अब देखिए पहली डिजिट क्या बची है हमारे पास, यहाँ पर है भैया 4302। अब इनकी डिजिट जोड़िए, 4 + 3 + 0 + 2 कितना हो गया बोलिए? 4 और 3, 4 और 2 6 और 3 9, यानी भैया 9 आया। कितना आया? 9। अब आप ये बताइए क्या 9 भैया 3 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अगला देखिए क्या है भैया, 2314। इसकी डिजिट जोड़िए, 2 3 + 1 + 4, 3 और 2 5 1 6, 6 और 4 10। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। तो केवल भैया एकमात्र नंबर जो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, वो क्या है? 4302, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। बोले क्लियर इतनी बात? क्लियर है? बोले क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो। इसकी वैल्यू बताओ। देखो इसकी वैल्यू देखो, आप देख रहे भैया ऊपर लगातार 2 संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी वही मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं इसको ए मान लूं मेरे लाल, इसको बी मान लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? ए मल्टीप्लाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी। और नीचे भैया पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता ये क्या है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्या हो गया? नीचे 68। अगर आप इसको सॉल्व करें, आपको पता ही होता है एक बार ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। बोले यही होता है फॉर्म में 16। चलिए ए की वैल्यू रखिए, कितनी है भैया? 84। बी कितना है भैया? 16 मल्टीप्लाई 84 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 68। क्लियर है? बोलिए 14 में 6 गए 8, 7 में से गया 6 68, और ये बेटा 6 और 4 10, 8 1 9 और 1 10 अपॉन में 68। अब आप देखिए 68 से 68 कट गया, केवल क्या बचा? 100। केवल क्या बचा? 100। तो यानी भैया उत्तर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बोलिए क्लियर इतनी बातें? आपका अगर मन करे स्क्वायर करने का तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। समझ आई बात? चले आइए अगले देखिए। कह रहा कॉमन फैक्टर बता दो 20xyz 10yz और 30xz। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? जो इन सब में आ रहा हो। आप देखो क्या क्या आ रहा है, सुनो बड़े ध्यान से। देखो 20 को आप क्या लिख सकते हो? 10 × 2 ये लिख सकते हो। 10 को 10 ही लिख सकते हो। 30 को 10 × 3। पहले मैं नंबर को लिख रहा हूँ केवल। अब देखो इनमें कॉमन क्या है भैया? 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, यानी भैया जो कॉमन आएगा वो 10 आएगा। ठीक है, कॉमन क्या आएगा? 10। अब वो ऑप्शन चेक करो जहां 10 है भैया, इसमें है, इसमें है, तो इन दोनों को हटा दो। हट गया। आप चेक करो, देखो भैया इधर x है। क्या इधर x है? आप कहोगे नहीं, तो भैया x कॉमन नहीं ले सकते। इधर y है, इधर y है। क्या आगे y है? आप कहोगे नहीं, तो भैया y को भी ले सकते। देखो इधर z है, इधर z है, इधर z है, तो कॉमन क्या आ गया भैया? z और आ गया, यानी भैया 10 × z, यानी कि 10z क्या है हमारा कॉमन। बताइए क्लियर इतनी बातें? बोलिए बोलिए भाई क्लियर है? चले अगला बताइए। कह रहा बताइए विच इज द प्रॉपर्टी, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी इलिस्ट्रेट करेगी? बताइए बताइए कौन सी प्रॉपर्टी इलिस्ट्रेट करेगी? 3 नंबर है, तो आप क्या कहेंगे भैया 3 नंबर के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा जाता है। किसका? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी साचार्य गुण का इस्तेमाल करा जाता है। अगला बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बताइए जल्दी बताइए, एक बार पढ़िए इनको, बताइए और क्या उत्तर आएगा। बोलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जल्दी पढ़कर बताइए क्या आएगा, बताओ भाई क्या आने वाला है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है। मैंने तो पढ़ ली भाई, देखो मैंने तो पढ़ ली, मैंने तो पढ़ ली। केवल वो कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है, आप कहेंगे भैया डी वाली है, कि हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं होते, जबकि सारे के सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए अगली आइए। कह रहा हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 99 100। हो कह रहा 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या आएगी? 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या आएगी? बताइए कितनी आने वाली है? कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन? सोचिए, एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं एक का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या आएगी? पहले आप एक का स्क्वायर करेंगे, कितना है? 1। इन दोनों के बीच में कह रहा हूं, 3 का स्क्वायर करो, कितना है? 9। अब देखो इनके बीच में क्या आया? 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया। कितनी आई मेरे भाई? 8 आई।
8 है। अब देखो कितनी संख्या है, पहले ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी भैया इन दोनों के स्क्वायर के बीच में टोटल 7 संख्या आ रही है। कितनी आ रही है? 7। लेकिन ये निकालेंगे कैसे? निकालोगे कैसे? अब देखो बड़े ध्यान से देखो, अब ये निकालेंगे कैसे? देखो आपने 3 का स्क्वायर करा, बोलो बोलो, देखो बड़े ध्यान से, आपको क्या करना है? 3 का स्क्वायर, ये देखो ये 7 कैसे बना सकते हैं? देखो 9 माइनस 1 करूं, 9 माइनस 1 करूं, यानी कि 3 का स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को माइनस करूं, ऐसे कर दूं, 9 माइनस 1 कर दिया 8 हो गया, और फिर दोबारा माइनस 1 कर दिया तो देखो 7 आएगा। तो भैया इसका जो फॉर्मूला बन जाता है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर इसमें से दोबारा 1 माइनस कर दो, ये फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे ही कह रहा है कि भैया 99 के स्क्वायर से लेके 99 के स्क्वायर से लेकर 100 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या लाई करेगी? तो वही सेम कहानी आपको क्या करना है भैया, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, फिर उसमें से भैया 1 माइनस कर। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देख पा रहे हो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दूं, आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप कहेंगे हाँ भैया ये तो हो गया ए माइनस बी, मैंने कहा ठीक है भाई। एक बार हो गया भैया ए प्लस बी, मैंने कहा ठीक है भाई, हाँ कोई दिक्कत? बाहर है भैया -1। ये देखो 100 माइनस 99 करोगे एक आएगा, एक आएगा, और 100 प्लस 99 करोगे कितना हो गया? 199 माइनस का 1, ये हो गया भैया 199 माइनस का 1, कितना आ गया? बोलिए 198 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 198 संख्या होंगी जो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करने वाली है। ठीक है, ठीक है, बताइए। अगर आपके पास कोई ज्यादा बड़ी संख्या दे देना मेरे बच्चे, आप छोटी चीजों को सोचा करो, छोटी चीज, छोटा कोई एग्जांपल लेकर देख लो कि अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर के बीच में निकालूं तो कैसे आएगा, आप उसी से फ्रेम कर लो। बताइए, मैं कभी कोई फॉर्मूला रटवाया नहीं रटवाया, देखो चीजों को एक्सप्लेन आपको समझना आना चाहिए, बस सीधी सी बात ये। आगे देखिए कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, कह रहा है कि वे सबसे छोटी संख्या बताइए 4 डिजिट की जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है परफेक्ट स्क्वायर? देखिए बड़े ध्यान सुनिए, बड़े ध्यान सुनिए, देखिए कैसे बताओगे परफेक्ट स्क्वायर, ये बात बताओ, बताओ कैसे बता पाओगे परफेक्ट स्क्वायर है? देखो पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो सबसे छोटी संख्या होती है 4 डिजिट की, आप कहोगे भैया ये होती है, ये होती है, चलो भैया इधर करो, इधर करो, हाँ बताओ ये 10 से नीचे किसी का स्क्वायर आप कहोगे 3 का, तो 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 कितना होता है मेरे लाल 1, और ये डबल 0 यहाँ आ गया, ये जो 3 ऊपर चढ़ाता है इसको यहाँ जोड़ दीजिए, 3 और 3 कितना होता है 6। अब देखिए मुझे 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 बड़े ध्यान समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ, 1000 में कुछ जोड़ना पड़ेगा ना, 1000 में कुछ जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। याद करिए जब जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो हम क्या, मैं क्या कह रहा था, जो भी यहाँ बचता है इससे बड़ी संख्या लेते हैं, यानी कि आप 6 के आगे डैश लगाइए और मल्टीप्लाई करिए, वो संख्या लाइए 100 से बड़ी है। आप कहोगे भैया 2 ले लो, मैंने कहा ठीक है भाई, 2 दूनी 4, 2 6 12, 124 हो गया। अगर 1 लेता हूँ 61, यानी भैया अगर यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, तो यानी भैया 124। हाँ बड़े ध्यान से इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, अब जो बचे इन दोनों का डिफरेंस करिए, 124 माइनस 100 करिए, आप कहेंगे भैया 4 और 2, यानी भैया अगर मैं इसमें 24 और जोड़ दूं, 24 और जोड़ दूं, 24 और जोड़ दूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर, यानी भैया 1000 प्लस 24 कितना हो गया? बोलिए 1024, यही क्या है मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है भाई? परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? बताइए, क्लियर क्लियर है? अब सुनिए एक चीज और बताता हूँ, देखिए आप इस चीज को समझना, देखो बड़े ध्यान समझो, देखो 2 के स्क्वायर से बात करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे लाल? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। इसको समझिएगा, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ। 10 का स्क्वायर क्या है? 100। 100। अब एक बात बताइए, सुनिए बड़े ध्यान सुनिएगा, आप जो बता रहा हूँ, आप ये तो इनके स्क्वायर हो गए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनका डिजिट सम। क्या लिख रहा हूँ बेटे? डिजिट सम। डिजिट सम देखो, 4 का डिजिट सम 4 ही आएगा, 9 का डिजिट सम 9 आएगा, 6 और 1 का कितना आएगा? 7 आएगा, 5 और 2 का 7 आएगा, 6 और 3 का 9 आएगा, 9 और 4 का कितना आएगा? देखो 9 और 4 कितना होता है? 13, 13 को फिर दोबारा जोड़ो, 1 प्लस 3 यानी कितना हो गया भैया? 4। 6 और 4 कितना होता है? 10, 10 को दोबारा जोड़ोगे तो कितना आ गया? 1, 8 और 1 9, फिर कितना आ गया भैया? 1 आ गया। यानी आपने एक चीज नोटिस करी, क्या क्या? बड़े ध्यान सुना, ये एक बात बताओ, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, पहले तो ये बताओ है? तो मैंने क्या कहा, आपने एक चीज नोटिस करी कि कि जो भी, अगर कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर है, 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 तो उसकी तो उसकी डिजिट का सम, तो उसकी डिजिट्स का सम, देखो उसकी डिजिट का सम हमेशा क्या आएगा? उसकी डिजिट का सम हमेशा क्या आएगा? 4 आया था, देखो 4 आया, क्या क्या आएगा? डिजिट का सम या तो 4 आएगा या 9 आएगा, 9 आएगा, 7 आया, 7 आया, और क्या है बेटा? 1 आया। देखो क्या इसके अलावा और कुछ आया? बताओ, नहीं आया। आप इसको आगे भी बढ़ा लो, देखो 11 का स्क्वायर भी ले लो चाहे, कितना होता है बोलो? 121, इसकी डिजिट जोड़ो, 2 प्लस 1 3 1 4, कितना है? 4, देखो 4 यहाँ ऑलरेडी आ गया, यहाँ भी आ गया। समझे इतनी बात? तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अब आप ये तो सब परफेक्ट स्क्वायर होंगे, क्वेश्चन ने कहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बताओ, तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, इनकी डिजिट जोड़ो, देखो 5 और 2 6 और 1 7, देखो 7 आया, यानी भैया हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो। अब इसको जोड़ो, 4 2 6 और 1 7, भैया ये भी 7 आया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि देखो सम क्या आना चाहिए? 7। अब इसको जोड़ो, 6 और 3 9 और 1 10, कितना है? 6 और 3 9 और 1 10, यानी इसको भी जोड़ोगे तो 1 आया, 6 और 1 कितना है? 7। तो आप खुद देख रहे हो,
कभी कभार इसका हम यूज कर सकते हैं कब, जब मान लो सम अलग आ जाए, सम अलग आ जाए। यहाँ तो देखो सम 7 आ रहा, 7 आ रहा, 1 आ रहा, 7, और आपको पता है 7 और 1 दोनों क्या है भैया, एक परफेक्ट स्क्वायर की क्या है, डिजिट के सम होते हैं। क्लियर थी बात? तो आप इस चीज का भी आइडिया लगा सकते हैं अगर कहीं पर परफेक्ट स्क्वायर का जिक्र हो, कि बताओ अगर मान लो इतना बड़ा कोई नंबर दे दे और कहे बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप उसके डिजिट का सम करके देखो। अगर डिजिट का सम 4, 9, 7 या 1 में से कोई भी आता है तो यानी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर नहीं आता तो वो नहीं होगा। समझ आई बात? अब देखो जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल ले लूं, मान लो ऐसे ले लो 136, बताओ ये किसी का स्क्वायर होता है? खुद सोचो, आप खुद सोचो, आपको पता नहीं होता। अगर इसकी डिजिट जोड़ो, देखो कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो गया भाई, 10 आ गया। यानी भैया 1 आ गया है, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। ये तो गड़बड़ हो गई। यानी कि जब बेसिकली जब यूज कर सकते हैं आप, जब कहीं ना कहीं दिया जाएगा। समझ आई बात? चलिए आगे ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। कह रहा है कि 2025 प्लांट्स को जो है प्लांट करना है गार्डन में। कहाँ लगाना है? गार्डन में। कह रहा है इन सच अ वे, कह रहा है इस तरीके से लाएगी ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। कह रहा है कि हर एक रो में क्या है, उतनी ही प्लांट हो जितनी की रो है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ भैया लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू एक्स, रोज एक्स है, सो नंबर ऑफ प्लांट भी क्या हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ प्लांट भी क्या हो जाएंगे, ये बताइए। आप कहेंगे भैया एक्स हो। अब एक बात बताइए, कह रहा है टोटल प्लांट क्या है, 2025 लगाना है, तो यानी भैया एक्स रो है, एक्स प्लांट है, तो ये किसके बराबर होगा, 2025 के। ये हो गया एक्स का स्क्वायर बराबर 2025। अगर आप एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2025, और आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 45 का स्क्वायर होता है। तो यानी भैया एक्स की वैल्यू 45 है। कह रहा है नंबर ऑफ प्लांट बता दो हर एक रो में, तो कितने आ गए, 45 आ गए, जितनी रो उतने प्लांट। आइए बताइए, कह रहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 392 मे बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब आना चाहिए, परफेक्ट क्यूब बनाना। चलो 392 करो डिवाइड, 2 से काटो। 19 दूनी कितना होता है बेटा, 38। 1 हो गया, 2 6 12, फिर 2 से काटो। 2 नी 18, कितना हो गया भैया, 16, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 चौके 8 यानी 49, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। बोले क्लियर इतनी बातें, बोले क्लियर है। अब उसने क्या बोला, बताओ किससे डिवाइड करें, ये परफेक्ट क्यूब है। देखो परफेक्ट क्यूब होने के लिए आपको क्या पता है, 3 संख्या का ट्रिपलेट होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर सेम संख्या है, इनका क्या है, ट्रिपलेट है, 2 2 2 का। अब किसका नहीं है, 7 और 7 का नहीं है ना, 7 और 7 का नहीं है ना, तो इसी को ही तो डिवाइड करोगे, इन्हीं को तो गायब करना है। तो यानी भैया 7 × 7 यानी कि 49 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर तो नहीं बात, बोली। चले आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कन्वर्ट करो 3:4 को परसेंटेज में। आपको पता है भैया 3:4 मतलब 3/4 परसेंटेज में बदलना है, यानी इंटू 100%। इसे काट दीजिए 4 से, ये हो गया 25, 25 × 3 कितना होता है मेरे लाल, 75, यानी आंसर आ गया भाई 75। क्लियर इतनी बात, बोली। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए भाई, बोली बोले भाई। चले आगे चले, आए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, बोलिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर आपका जेएनवी में सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपको छोड़कर चले गए, हम आपके साथ जेएनवी स्कूल में भी है और आपके साथ जेएनवी के बाद में भी है। अगर कोई भी विद्यार्थी क्लास 9 10th आगे के जीवन में तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। ठीक है मेरे लाल, ठीक है। चलिए बताइए क्या कह रहा है। A shopkeeper bought washing machine set at 15,000 each। कह रहे शॉपकीपर जो है एक वॉशिंग मशीन खरीद के लाया 15,000 की। ठीक है भैया, क्या खरीद के लाया, वॉशिंग मशीन 15,000 की, 15,000 की खरीद के लाया, यानी सीपी है, ईच लिखा है यानी कि प्रत्येक, यानी कि हर एक मशीन 15,000 की है। कह रहा ही सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। कह रहा उसने क्या करा, एक को जो है 15% प्रॉफिट पर बेचा। जब बताओ 15% प्रॉफिट पर बेचोगे तो एसपी कितनी आएगी, आप कहोगे भैया 15,000 इंटू 115 बटे में 115 बटे में 100। बोलिए क्लियर इतनी बात है, बताइए इतनी बात क्लियर। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, केवल क्या बच गया 150, 150 गुणा 115। क्लियर है। कह रहा है एंड अनदर एट लॉस ऑफ 15%। कह रहा है इसी को जो है भैया जब कितने के घाटे पर बेचा, 15%। अदर बोला है, सॉरी अदर बोला है, इसी को नहीं बोला। उसने कहा भैया दूसरी मशीन हो रहा है, दूसरी मशीन हो रहा है, उसको 15% के घाटे पर, यानी एक दूसरी मशीन है उसकी भी सीपी क्या है भैया 15,000 है, उसको भैया 15% के घाटे पर बेचा। तो कितने की जाएगी, आपको भैया जो उसकी एसपी आएगी, उसकी जो एसपी आएगी 15,000, 15,000 इंटू 100, ऊपर 100 माइनस 15 कितना हो गया, बोलिए 100 माइनस 15 कितना हो गया, 85। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो यानी भैया ये वाली जो एसपी आएगी वो आएगी 150 मल्टीप्लाई 85। बोले क्लियर इतनी बात। इसकी करिए मल्टीप्लाई 115, 115 गुणा 15, 5 5 जा 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1 1, 5 7 और 5 12, 5 और 1 6 और 1 7, यानी 1725 की ये बिक गई। कितने की बिक गई मेरे लाल, 1725, 17250। अब इसको देखो कितना है भैया 85 इंटू 15, 85 इंटू 15, 55 25, 5 8 40 और 2 42, 1 5 जा 5,
1 8 जाए 8, ये हो गया 5, 5 और 2 7, 8 और 4 12, यानी भैया ये जो गई 12750 की गई। कितने की गई भैया? 12750। देखो, अगर मैं बात करूँ दोनों मशीन कितने की खरीदी गई, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सीपी की बात करूं, तो एक 15,000 की, दूसरी 15,000 की, यानी टोटल सीपी 30,000 है। 30,000 है। अगर टोटल एचपी की बात करूं तो इन दोनों को जोड़ोगे, कितना है भैया? 17,250 और 12,750, जीरो, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 7 3 9 10, यानी कि भैया ये भी क्या है भैया? टोटल जो एचपी है बड़े भाई, जो टोटल एचपी है भैया वो कितनी है? 30,000। कितनी है? 30,000। आप खुद ही देखिए, 30,000 की दोनों आइटम की मिला के सीपी थी, और कितने का बिक गया भैया? 30,000 का ही बिक गया। तो क्या कोई घाटा होगा? क्या कोई घाटा होगा? ये बताओ। आप कहेंगे ना ही लाभ है और ना ही हानि, तो उत्तर क्या है? डी सही है। बोलिए, क्लियर है? चले आगे बताइए। कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 ईयर अगो वाज दिस। कह रहा 2 साल पहले ये हुआ करती थी। कह रहा ड्यू टू एन एपिडेमिक इट डिक्रीजेस एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। कह रहा बताइए अब प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है? सुनिए, 2 साल पहले की दे रखी है और अब की पूछ रहा है। तो भैया यानी कि 56,000 पॉपुलेशन थी। 56,000 पॉपुलेशन थी। कह रहा घट रही है हर साल कितनी? 5% के रेट से। तो नीचे भैया 100, ऊपर 95। नीचे भैया 100, ऊपर क्या? 95। क्लियर है? 1 2 3, 1 2, 1 2 3। क्लियर है? बात बोली? क्लियर है? इसको काटो भैया, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 5 4 गए, 1 2 8 16, 2 पंजे 10, फिर 5 से काट दो इसको, 5 1 5, 9 से 5 गए 4, 45, 5 9 45, यानी भैया 28 इंटू 19 गुणा 95, ये उत्तर आएगा। चलिए करिए, 28 इंटू 19 करिए, 28 इंटू 19 करिए, 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो गया? क्योंकि सही है ना सब? 28 इंटू, हाँ ठीक है, 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो गया? 7 7 14 1 15, यानी कि भैया 25 हो गया। 25 हो गया। 1 8 8, 1 2 2, ये हो गया 2, 8 और 5 13, हासिल 1 2 2 4 1 5, यानी 532 आ गया। कितना आ गया? इसकी मल्टीप्लाई करके 532 और इंटू में 95। ठीक है भैया, 532 532 532 मल्टीप्लाई 95, 5 दूनी 10, 5 या 15, 1 16, 5 25 और 1 26, 9 दूनी 18, 9 से 27 और 1 28, 9 5 45 और 2 47, यानी 0 8 और 14 हासिल 1, 8 से 14 1 15 हासिल 1, 7 2 9 1 10 हासिल 1 4 1 5, यानी 50 यानी कि ये पॉपुलेशन आएगी। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो फाइनली यानी कि भैया 50,540 हो जाएगी पॉपुलेशन। ठीक है, बोलिए क्लियर इतनी बात? चले आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। कह रहा बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 11,200, सॉरी 11 नहीं, 1,12,000, अ गर्ल गेन 40%। कह रहा कॉस्ट प्राइस बता। अरे भाई सब कुछ दे रखा है। आओ, कॉस्ट प्राइस क्या होगी? आप कहोगे 1,12,000। 1,12,000 कितने का गेन हुआ भैया? 40% का। 40% का तो भैया नीचे लिखेंगे 140 और ऊपर लिखेंगे 100, क्योंकि अब हम सीपी निकाल ले। वैसे हम जब ऊपर लिखते थे तो वो एसपी निकलती। 1 2 1 2, गलत काट दिया भाई। 1 2 नहीं, एक ही कटेगा। एक कट गया भैया, एक कट गया। ठीक है, ये बच गया भैया सीपी बराबर 112,000 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, सॉरी इक्वल नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 14। बोले क्लियर इतनी बात? बोले क्लियर है? ये 14 से कट जाएगा, बताओ। 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 10 11, ये भैया 14 से कट गया कितनी बार? 14 से कट गया भैया 8 बार, ये हो गया 0 0, यानी भैया जो कॉस्ट प्राइस आ गई वो कितनी आ गई? 800,000, यानी कि भैया 80,000 रुपए जो है इसकी कीमत थी। बोली क्लियर इतनी बात? बताइए। चले आइए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इसको भैया यूजुअल फॉर्म में लिखो। यूजुअल फॉर्म में देखो क्या है? 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। हाँ, इसको पहले डिवाइड करो तो कितना होगा? 2.8 अपॉन 10 की पावर 10 नीचे आ जाएगी। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो एक नीचे 0 आएगा और एक 1 आएगा। बताओ, तो ये हो गया भैया 28 और नीचे हो गया भैया, देखो पावर 1 है इसकी, बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड, यानी 10 की पावर 11। कितनी होगी? 11। अब यानी कि पीछे से भैया 11 11 गिनना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, फुल स्टॉप। यानी ये आंसर आएगा। अब देखिए कितने जीरो आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, कितना आ रहा है? यानी 11 आना चाहिए। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 11 तो यही हो गया, तो हटा दो इसको, तो खत्म। इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पर खत्म हो गया, तो हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी यही खत्म हो गया, हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है भैया, तो इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर नहीं बात? क्लियर है? चलिए आगे चले। आइए अगला देखिए, कह रहा है इसको सॉल्व कर दीजिए। पावर देखिए सब नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाइए। 1/4 हो गया, 1/2 हो गया भाई, 1/3 हो गया। इनका एलसीएम लीजिए, 4 2 और 3 का कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? आप कहोगे भैया 12 आएगा। 4 के टेल में 12 कितनी बार? 3 बार। अच्छा, इनकी पावर भी तो माइनस है भैया, पावर भी तो माइनस है। 4 के टेल में 12 कितनी बार? 3 बार, तो 1 into 3 हो गया। 2 के टेल में 12 6 बार बेटा, 3 के टेल में 12 4 बार, 6 4 10 और 3 13, 13 बटे में 12 की पावर -1, यानी कि भैया ये हो गया 12 बटे में 13, 12 बटे में 13, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
आइए अगला देखिए, मॉडल पेपर के बारे में बता दूं, 399 रुपए में 10 मॉडल पेपर है भाई, 599 में 20 मॉडल पेपर है और 999 रुपीज में 30 मॉडल पेपर अवेलेबल है। तो आप जल्दी से इन मॉडल पेपर को खरीद लीजिए, फिर ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि बहुत लिमिटेड बचे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारा स्टॉक बहुत जल्दी जो है ओवर हो रहा है। ठीक है, आइए ये मैंने आपको बता ही दिया, 14 दिसंबर को तो है ही, और बाकी यानी कि आपका कल भी है। ठीक है, चलिए बताइए, क्यूब रूट, क्यूब रूट 54, क्यूब रूट 54 क्या लिखेंगे बताइए इसको, बोलिए क्या लिखा जाए, बोलिए क्या लिखा जाए। आप कहोगे भैया इसको लिख दो भैया 9 इंटू 6, मैंने कहा ठीक है भाई, और बता इसको क्या लिखूं, तुम कहोगे और तोड़ दो भैया, कैसे भैया, भैया 3 इंटू 3 और इसको तोड़ दो भैया 3 इंटू 2, क्योंकि क्यूब रूट है तो भैया 3 नंबर का ट्रिपलेट चाहिए। देखो यहाँ से बन गया तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और भैया बचेगा केवल क्या, बचेगा केवल क्या, क्यूब रूट का 2, ये बचेगा, यानी इसको सॉल्व कर ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या भैया, अगला क्या है भैया, क्यूब रूट 16, क्या बेटा भाई, क्यूब रूट का 16, इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा। आप कहोगे भैया इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 8, 2 गुना 8, और क्या लिख सकता हूँ भैया 2 गुना 8 को लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, अब देखो ट्रिपलेट आ गया 2 2 का यहाँ तक, तो यानी भैया यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, केवल अंदर क्या बचा, एक 2 रह गया, यानी कि भैया इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 2। अगला देखो क्या है भैया, क्यूब रूट 250, क्यूब रूट 250, आप क्या कह सकते हो भैया इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट 125 इंटू 2, 125 बताओ किसका क्यूब होता है, आप कहोगे 5 का, तो यहाँ से 5 बार आ गया, रह क्या गया मल्टीप्लाई में क्यूब रूट का 2, क्लियर तेरी बात, यानी इसको सॉल्व कर कर, यानी इसको सॉल्व कर कर क्या लिख सकता हूँ भाई 3 क्यूब रूट 2 माइनस इसको लिख सकता हूँ 2 क्यूब रूट 2, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ भाई प्लस 5 क्यूब रूट 2, क्लियर इतनी बात, बोलिए क्लियर है। अब देखिए 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 केवल ये वाला 3 और 2 को माइनस करो क्योंकि ये तो सब सेम है पीछे का, 3 माइनस 2 करोगे तो कितना होगा 1, यानी कि भैया क्यूब रूट 2 आगे 1 लग गया, प्लस यहाँ क्या बचा भैया 5 क्यूब रूट का 2। अब देखिए फिर से 5 और 1 कितना होता है मेरे लाल, आपका होगा 6, यानी कि 6 क्यूब रूट का 2 आपका उत्तर हो गया, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर इतनी बात, चले आगे चले, आए अगले क्वेश्चन पर आइए। कह रहा फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डे, ठीक है भैया, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल, अरे यार कह रहा 20 जानवरों को 6 दिन तक खाना खिलाया जाता है, तो कह रहा हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, कह रहा फूड कितने दिन और लगे रहेगा इफ देयर वर 10 मोर एनिमल, अगर एनिमल कितने हो जाए 10 और फालतू हो जाए, पहले कितने थे 20, 20 में 10 जोड़ो कितना हो गया 30, यानी कि भैया मान लो x दिन और चलेगा। हाँ ये कट गया भैया, 3 दूनी 6 हो गया भैया, 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर x, यानी भैया 2 टू द 4, यानी कि भैया 4 दिन और चल जाएगा खाना, खत्म खानी, खत्म खानी, क्लियर बोली, क्लियर है। चले अगला ये बताइए, कह रहा है कार इज ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर इन 2 आवर, कह रहा है गाड़ी जो है 60 किलोमीटर चल रही है, 60 किलोमीटर चल रही है 2 घंटे में, तो आप इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। आप कहेंगे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम, यानी स्पीड हो गई भैया 60 किलोमीटर, टाइम क्या है भैया 2 घंटा, 2 घंटा तो स्पीड कितनी आएगी मेरे लाल 30 किलोमीटर पर आवर, यही आ गई, ये आ गई इसकी स्पीड। तो कह रहा बताइए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 6 आवर, 6 घंटे में कितना डिस्टेंस चल जाएगा, 6 घंटे में कितना डिस्टेंस चल जाएगा अगर स्पीड जो है वही है यही स्पीड पर, तो आप क्या कहेंगे भैया जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है मेरे लाल 30 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 6, 6 गुणा 30 कितना होता है 100, 180, 180 यानी कि भैया 180 किलोमीटर ये व्यक्ति चल जाएगा। बोलिए क्लियर इतनी बात, बोलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा भैया 30% कैन रीप अ फील्ड इन 70 डेज, कह रहा 30 व्यक्ति किसी खेत को 17 दिन में जोत सकते हैं, यानी 30 गुणा 17, 30 गुणा 17, तो कह रहा हाउ मेनी मोर पर्सन, कह रहा कितने और व्यक्ति चाहिए होंगे, क्या भाई कितने और व्यक्ति चाहिए होंगे शुड बी एनगेज टू रीप द सेम फील्ड इन 10 दिन, कह रहा कितने और व्यक्ति चाहिए, अभी कितने हैं 30, मान लो चलो भैया कि मुझे 30 में x व्यक्ति और चाहिए, कह रहा अब इस खेत को 10 दिन में जोतना है, कितने दिन में करना है 10 दिन में जो है इस खेत को क्या करना है भैया काम पूरा करना है, तो ये कट गया भाई, ये कट गया बोलो, यहाँ बच गया भैया 17 इंटू 3 यानी 51 इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स बचा, इसको इधर लाकर माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 1, 5 में से गए 2, यानी कि भैया 21 और आदमी चाहिए, 21 और आदमी चाहिए जो इस खेत को क्या करेंगे मेरे भाई जोत डालेंगे, क्या कर देंगे जोत डालेंगे। बोलिए क्लियर इतनी बातें, बताइए क्लियर है। चले आगे चले, आइए अगला देखिए फैक्टराइजिंग, फैक्टर, अरे भैया फैक्टर, अरे यार ये क्या है भाई, देखो 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 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो लिखिएगा इसको पापा, क्या लिखिए पापा, यानी पक्का आएगा पक्का आएगा, देखिए क्या लिखा है एक्स की पावर 4 माइनस 256, बड़े ध्यान से देखिए, आप इस x की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जो 256 है ये किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 16 का स्क्वायर है, पता क्लियर थी ना, बोलिए क्लियर थी ना। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये हो गया a, ये जो ब्रैकेट के अंदर हो गया ये a और ये क्या हो गया b, समझ पाए इतनी बात, बताइए ब्रैकेट के अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर जो है ये क्या है a, तो ये क्या हो गया भैया a का स्क्वायर माइनस ये जो है ये क्या है b, तो हो गया b का स्क्वायर, यानी अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खुलेगा और आपको पता है एक बार क्या खुलता है, एक बार तो दोनों माइनस हो जाते हैं, एक बार तो दोनों माइनस हो जाते हैं और भैया एक बार दोनों क्या है प्लस होते हैं, क्लियर थी बात,
बोलिए क्लियर थी बात। अब देखिए चेक करिए कहाँ पर है ये सेम। देखिए सब में x स्क्वायर प्लस 16 x स्क्वायर प्लस 16 x स्क्वायर प्लस 16 x स्क्वायर प्लस 16 आगे एक और फालतू। अब सुनिए, अब देखिए ये जो वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट, इसको मैं दोबारा ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो x का होल स्क्वायर माइनस आपको दिख रहा है 16 जो है भैया फिर से 4 का होल स्क्वायर है। बताइए ये लिख सकते हैं बोलिए ये लिख सकते हैं इसको, इस वाले पार्ट को, ये माइनस है भाई, ठीक है, ठीक है माइनस है, ये लिख सकते हैं। अब फिर कहोगे भैया a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैं कहूंगा हाँ भाई इधर आ जाओ। फिर क्या कहूंगा a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोबारा कहोगे भैया एक बार दोनों को माइनस कर दो, एक बार दोनों को प्लस कर दो, प्लस कर दो, खत्म कहानी। और ये जो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब बताइए कहाँ पर दिख रहा है, बताइए कहाँ पर दिख रहा है, ये 4 कहाँ से आ गया, प्लस 16 था ना भाई, ये तो 16 था। यहाँ पर भी प्लस 4 कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 16, 16 और ये भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 16। आप बताइए कहाँ पर है ये आंसर, बोलिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 यानी सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर इतनी बातें। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर, कह रहा है इसका सॉल्यूशन बता दो, बताओ सॉल्यूशन बताओ। देखो क्या है, एक्स प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल्स टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x बाय 2। सारे x एक तरफ ले लो, सारे x एक तरफ ले लो, तो भैया ये हो गया x, ये इसके साथ है ही भैया माइनस 8x अपॉन 3, इसको भी इधर ले आओ तो ये हो गया प्लस का 5x अपॉन 2 इक्वल टू भैया ये तो है 17 बटे में 6 और ये भैया उधर जाकर हो गया माइनस का 7। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना है 6, एक के टेल में 6 कितनी बार 6 बार, तो भैया 6 इंटू एक्स 6x हो गया, बीच में माइनस का साइन, 3 के टेल में 6 कितनी बार 2 बार, तो 2 इंटू 8 कितना होता है 16x होता है, प्लस 2 के टेल में 6 3 बार, तो भैया 3 5 15x होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ फिर से एलसीएम लोगे तो आ गया एलसीएम 6, 6 के टेल में 6 है एक बार, तो ऊपर हो गया 17 माइनस 1 के टेल में 6 माइनस 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 1 के टेल में 6 कितनी बार आएगा 6 बार, तो 6 7 कितना होता है मेरा 42 होता है। चलिए इसको देखिए, ये कितना हो गया भैया 6x हो गया, माइनस 16x प्लस 15x, आप कहेंगे भैया माइनस का x बचा अपॉन में 6 इक्वल्स टू, बताइए 17 माइनस 42 करिए, 42 माइनस 17 करिए, 12 में 7 गए 5, 3 में से 1 गए 2, यानी कि भैया 25 कितना आ गया भैया माइनस का 25 बटे में 6। देखो 6 से 6 कट गया मेरे लाल। अब इधर आ जाओ क्या बचा, देखो यहाँ बचा भैया 6x माइनस x इक्वल्स टू माइनस का 25, और 6x माइनस x करोगे तो कितना हो गया 5x बराबर माइनस का 25, अगर x निकालोगे तो कितना हो गया बोलिए माइनस 25 बटे में 5, यानी x की वैल्यू जो आ गई भैया वो कितनी आ गई माइनस की 5 आ गई। क्लियर है, बोलिए बोलिए खटक से बोलिए क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला बताइए, अगला बताइए, देखिए कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 2। कह रहा है डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। चलो अब देखो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 2 ज्यादा का है, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, इन दोनों का कितना है 4, इन दोनों का कितना है 2, तो बस यही उत्तर है। यहाँ 2 फालतू है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 2 फालतू है, देख लो 11 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 13 यानी 2 फालतू है, 11 प्लस 2, ठीक है, तो यही उत्तर हो गया। आगे देखिए कह रहा है माई एज इज 4 टाइम द डिफरेंस ऑफ माई एज आफ्टर 4 ईयर एंड 3 ईयर बिफोर, हाउ ओल्ड एम आई। अरे ये तो तुम कर दोगे, ये तो कर दोगे, करो करो, अगला बताओ, अगला बताओ, अगला बताओ। कह रहा है डिवाइड करो 40 को 2 पार्ट में, सच दैट 1/4 ऑफ 1 पार्ट इज इक्वल टू 2 लेस देन 1/2 ऑफ अदर पार्ट। क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, क्या कह रहा है डिवाइड कर दो 40 को 2 पार्ट में, कह रहा है मान लो 40 है, कह रहा है 40 को आपने 2 पार्ट में तोड़ा, कह रहा है इस तरीके से तोड़ो, मान लो एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है, कह रहा है सच दैट 1/4 ऑफ 1 पार्ट, कह रहा है कि पहले पार्ट का 1/4, 1/4 आगे कह रहा है इज इक्वल टू 2 लेस देन 1/2 ऑफ द अदर पार्ट। देखो हिंदी पढ़ो, 40 को 2 पार्टों में बांटे ताकि एक भाग को, एक भाग का 1/4 दूसरे भाग के 1/2 से कम हो, दूसरे भाग के 1/2 से 1/2 से 1/2 से 2 कम हो, यानी ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ आई बात। अब देखो जैसे मान लो ये ए है, आगे वाले को ए मान लो, इनको बी मान लो, क्लियर है। देखो पहला क्या है ऑप्शन, देखो चेक करो, ये बराबर करना है हमें ध्यान, 1/4 ए मान लो 32 है भैया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी कितना भैया यहाँ पर 8 है -2। देखो 4 8 32, ये तो आ गया भैया 8, इसको सॉल्व करो, 2 4 8, ये हो गया भैया यहाँ पर 4 -2, क्या ये बराबर आएंगे, कुछ तो 4 में 2 2 होते तो बराबर आएंगे नहीं, यानी ये वाली बात गलत है। अगली सोचो क्या है भैया 1/4 इंटू 24 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 16 -2। बोलिए 4 6 कितना होता है भैया 24, ये हो गया 6 बराबर भैया ये हो गया 2 8 16, 2 8 16 और ये हो गया भैया 8 -2। बोलो क्या ये बराबर आएंगे, देखो क्या ये बराबर आएंगे, 6 बराबर 8 -2, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर, तो आंसर यही हो जाएगा, यही है वो संख्या 24 और 16। क्लियर इतनी बात, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पूरी करने की जरूरत नहीं है। बोलिए क्लियर इतनी बात है, बोलिए बोलिए, चले आगे चले, बोलिए भाई, बोलिए चले आगे चले। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल पॉलीगन इज 18 राइट एंगल, कह रहा है कि भैया जो सम है, जो सम है इंटीरियर एंगल किसका पॉलीगन का, वो 18 राइट एंगल है। आप बताइए सम क्या होता है इंटीरियर एंगल का, आप कहोगे n-2 इंटू 180 डिग्री, कह रहा है किसके बराबर है 18 राइट एंगल के, यानी 18 गुना 90।
यही है बोलो। देखो 0 से 0 कट गया, 18 से 18 कट गया, केवल क्या बच गया, n-2 इक्वल्स टू 9। अगर आप n निकालेंगे तो क्या हो गया, 9 + 2, यानी भैया n की वैल्यू 11 है, यानी साइड जो है बड़े भाई वो 11 है। कितनी है जी, 11 है। बोले क्लियर इतनी बातें, बोले क्लियर है। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख। ये मैंने आपको बता ही दिया भाई, 2499 रुपीज, बहुत प्यारा सा प्राइस है, इसको जल्दी से परचेज कर लीजिए। अगर किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो यहाँ वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। आइए, कह रहा है स्पीकर को देखिए, कह रहा है एबीसीडी आप देख पा रहे हैं, ये पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि भैया इसकी ये दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इसी को पैरेललोग्राम बोलते हैं। कह रहा बट विल द वैल्यू ऑफ एक्स, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू। अबे भाई ये लाइन पैरेलल है, देखो ये, अगर इसको इधर खींच दूं तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये बीच में किसका काम कर रही है बताओ, ट्रांसवर्जल का। और ट्रांसवर्जल के भैया सेम साइड पर यानी इधर और इधर जो एंगल बनते हैं इनका सम क्या होता है, 180। यानी कि भैया 3x + 2x = 180, 180 हो गया भैया 5x = 180। अगर आप x निकालेंगे कितना हो जाएगा, 180/5। अगर आप x निकालें तो कितना हो गया, 5 से 15, 8 के बाद 3, 5 इंच 30, यानी कि भैया 36 आ गया। बोले कितना आ गया जी, 36 आ गया। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है भाई बताइए। चले आगे चले भाई बताइए। आइए अगला जी कह रहा है अगर वॉल्यूम जो है क्यूब की 729 है तो कह रहा है उसके डायगोनल की लंबाई बताओ। अबे भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसने क्या दी, 729। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, आप कहोगे भैया ए का क्यूब बराबर 729, जहां पर ए क्या होती है मेरे लाल, ये साइड होती है, क्या होती है, साइड होती है। तो साइड निकालोगे तो क्या होगा, आप कहोगे भैया ए बराबर क्यूब रूट 729। अगर आप यहाँ से ए निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे भैया 9, यानी भैया साइड आ गई 9। उसने क्या बोला, डायगोनल। अब आपको पता है जो डायगो होता है क्यूब का, वो क्या होता है भैया, √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि √3 मल्टीप्लाई साइड कितनी है, 9, यानी बड़े भाई 9√3 आ गई। कितनी आ गई, 9√3, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। बोले क्लियर बात, बताइए, बोले भाई, बोले किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। हम्म चले अगला बताइए, अगला बताइए क्या आएगा, क्या कह रहा है, देखिए बड़े ध्यान सुनिए। कह रहा है सिलेंड्रिकल पिलर है, 50 सेंटीमीटर डायमीटर है, कह रहा है उसका जो डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, अच्छा, और 3.5 मीटर उसकी हाइट है। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा पेंट का खर्चा निकालना। देखो पहली चीज डायमीटर कितना भैया, 50 है, तो रेडियस कितनी होगी भैया, 25 होगी। सेंटीमीटर में होगी, मीटर में बदलोगे तो नीचे डिवाइड बाय 100 करोगे, तो कितनी आ गई बोलो, 0.25 मीटर क्या रेडियस है। कह रहा कर्व सरफेस एरिया पर पेंट करना है। आप बताइए सी एस से क्या होता है, सिलेंडर का आप लिखेंगे 2πr। मैंने कहा भाई 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है भैया, 3.5 मीटर है, और हाइट कितनी है भैया, नहीं रेडियस 0.25 मीटर है, उल्टा लिख दिया, आगे पीछे हो जाएगा। रेडियस कितनी है भैया, 0.25 मीटर है, और हाइट कितनी है भैया, 3.5 मीटर। क्लियर बताइए, इसको काट दीजिए, 7×5 = 35, ये हो गया 0.5, ये हो गया भैया 22 × 2 यानी कि 44 गुणा 0.25 गुणा 0.5, बोलिए ये हो गया 44। देखिए 25 × 5 यानी कि 125 आएगा, आपको पता है, बट डेसिमल लगी है, एक यहाँ पर है, दो इधर है, तो 1 2 3 यानी कि भैया 0.125 × 4। क्लियर इतनी बात। अब देखिए बड़े ध्यान सुनिएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 125 × 44, बोलिए 4 पंजे 20, 12 चौक 48 और 2 50, फिर भैया 0 0 5, ये हो गया 0 0 5 5, यानी भैया ये जो मल्टीप्लाई होगी तो आ गया 5 5 0 0, और डेसिमल कितना है, 1 2 3 1 2 3, यानी भैया 5.500 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया। क्लियर। अब उसने क्या बोला है कि भैया रेट जो है भैया, उसने क्या बोला है कि भैया ₹10 पर स्क्वायर मीटर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपया ले रहा है। तो आप ही बताइए 5.5 मीटर स्क्वायर के कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे भैया 5.5 × 10, यानी जब डेसिमल हटाओगे तो ये नीचे 0 आया, ये कट गया, यानी भैया ₹55 आ गए। कितना आ गए, ₹55 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, बोले भाई क्लियर है बातें। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, बताइए क्या होगा इसका, बताइए। तो कह रहा भाई सरफेस एरिया निकालो, क्या निकालो, सरफेस एरिया क्यू निकालो, किसका, क्यूबॉइड का, जिसकी 18 मीटर लंबाई है, 14 मीटर ब्रॉड है, 7 मीटर हाइट। आपको पता है सरफेस एरिया यानी कि टोटल 2LB + BH + HL, जहां पर भी सरफेस एरिया बोले यानी कि वो TSA के बारे में बात कर रहा है, यही होता है TSA बोलो। चलिए 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है भैया 18, ब्रेड्थ कितनी है भैया 14, ठीक है, ब्रेड कितनी है भैया फिर से 14, हाइट कितनी है 7, हाइट कितनी है 7, और लेंथ कितनी है 18, बराबर क्या आ गया भाई, TSA। क्लियर है, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 18 × 14 करूँ, 4 8 = 32, 4 एकम 4 और 3 7,
1 8 जा 8, 1 1 जा 1, ये हो गया 2, 7 7 14 और 1 15, 1 और 1 2, यानी कि भैया 252 तो ये हो गया। मैंने कहा हाँ भाई। अब 14 मल्टीप्लाई 7 करो, 7 4 जा 28, 7 एकम 7 और 2 9, यानी कि 98 हो गया। 18 गुना 7 करिए, 18 गुना 7 आप करेंगे 7 8 जा 56, 7 एकम 7 और 5 12, यानी 126 ये हो गया बराबर 30 से। अब इनको जोड़िए, क्या क्या भैया 252, 98 और 100 और क्या भैया 100 100 100 कितना है जी 26 है, 126। ठीक है भाई, 8 2 10 और 6 16 हासिल 1, 9 और 1 10 5 15 2 17 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 476 आ गया। कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 476 बराबर टीएस से। क्या आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा बोलो, 952 मीटर स्क्वायर आ गया टीएस। बोलिए क्लियर है, बोले भाई क्लियर है, चलें आगे चलें। तो बोलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक डाइस को रोल करा जाता है, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, कह रहा है 5 से छोटा हो और ओड हो। आप बताइए क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 है। कह रहा है 5 से छोटा और ओड, 5 से छोटे क्या है, ये है ये है ये है, इनको तो हटाई दो। ऑड कौन कौन सा है इसमें, 1 2, यानी भैया 6 में से 2 ही संख्या है जो क्या है ऑड है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपको होगी भैया 1/3, ये क्या प्रोबेबिलिटी है। बोलिए क्लियर है, क्लियर इतनी बातें बताइए, आगे चले आगे चले। तो ये जो गैस पेपर आपका चल रहा है, इसको आप भैया मेरे लाल मेरे रसगुल्ले आप हमारी एप्लीकेशन पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां जाकर अटेम्प्ट करें। ठीक है ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। अ सर्वे ऑफ 720 पीपल फाउंड दैट, कह रहा है 720 लोगों का सर्वे किया और ये पाएगा 180 ऑफ देम स्पीक हिंदी, कह रहा है 180 हिंदी बोलते हैं। करेक्ट पाई चार्ट में व्हाट वुड इज द सेक्टर एंगल, अरे यार सेक्टर एंगल पूछ रहा है, बताओ 720 लोग हैं कितने हिंदी बोलते हैं 180, क्या निकालना है एंगल निकालना है, सेक्टर एंगल। तो आप क्या कहेंगे भैया 360 डिग्री से मल्टीप्लाई। मैंने कहा हाँ भैया चलो भैया 18 चौक 72 हो गया और 4 9 जा 36 हो गया, यानी भैया केवल कुछ नहीं बचा 1 इंटू 90 डिग्री बचा, यानी कि भैया 90 डिग्री उत्तर आ जाएगा। बोलिए क्लियर मेरे भाई, बोलिए क्लियर है, बोलिए। चले अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक लॉटरी है जिसमें 65 प्राइज है और 455 क्या है ब्लैंक है। कह रहे टिकट को जो है चूज करा जाता है रैंडम। तो कह रहा बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज आ जाए। प्राइस कितने हैं बताओ, पहले प्राइस कितने हैं टोटल बताओ कितने हैं। आप कहोगे 455 ब्लैंक है, 65 प्राइस है, जोड़ो कितना हो गया 5 5 10 हासिल 1 5 6 6 12 4 और 1 5, यानी 520, यानी भैया 520 तो टोटल है। कहना चाहिए प्राइस आना चाहिए, प्राइस कितने हैं 65, तो 65 बटे 520। क्लियर इतनी बात, बोलिए क्लियर है। 13 पंजे 65 बेटा, 13 चौक 52, फिर भैया 5 1 5 5 8 40, यानी कि 1/8 इज अ करेक्ट आंसर। कुछ है इन क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है यार, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। अगला बताइए क्या रहा है। कह रहा है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ अ साइड इज 14। देखिए क्या कह रहा है, एक क्या बताइए, कह रहा है एरिया बताइए उस सबसे बड़े सर्कल का जो कि स्क्वायर में आ सकता है। बड़े ध्यान से समझिए, मान लीजिए कैसे स्क्वायर है, ठीक है, कह रहा है इसकी साइड 14 है 14 है 14 है। कह रहा बताइए इसके अंदर एक सर्कल बना है सबसे बड़ा तो कैसा आना चाहिए सबसे बड़ा, आपका मतलब है कि भैया यहाँ टच हो ऐसे, वो उसी को सबसे बड़ा सर्कल कहोगे आप। हाँ, यहाँ पे मान लो उसका सेंटर है। तो कह रहा बताइए इस सर्कल का एरिया क्या होगा। एक बात बताओ, अगर इसकी रेडियस आएगी वो क्या आएगी, आप देख रहे हो ये टोटल यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये इसकी डायमीटर होगी। अगर आप देखें ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, ये इसकी डायमीटर कम करेगी। अगर आधा कर दे तो यानी भैया 14 का आधा यानी 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी रेडियस। यानी बड़े भैया जो रेडियस है वो क्या है 7 सेंटीमीटर। क्या एरिया नहीं आ सकता, आप कहोगे बिल्कुल आ सकता है। एरिया बराबर पाई पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 154, कितना हो गया भैया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। क्लियर, चले अगला बताइए क्या करा है। अगला बताइए क्या करा है। कह रहा देखिए ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर। कह रहा ब्रेड से जो रेक्टेंगल की वो स्क्वायर की साइड के बराबर है। स्क्वायर की साइड ए मान ली, रेक्टेंगल की ब्रेड बी मान ली। कह रहा है विच एरिया 64। अच्छा, कह रहा वो जो स्क्वायर है ना, वो जो स्क्वायर है उस स्क्वायर का एरिया, कह रहा भैया जो स्क्वायर का एरिया है बड़े भाई वो क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप ही बताइए स्क्वायर का एरिया क्या होता है। आप कहेंगे भैया साइड इंटू साइड बराबर 64 हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर यहाँ से ए निकालोगे तो कितनी आएगी, आप कहोगे भैया ए निकालोगे तो यानी भैया ए क्या हो जाएगी अंडर रूट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी भैया ए आ गई 8 सेंटीमीटर। क्या आ गई ए 8 है, यानी भैया जो ब्रेड्थ है वो ए के बराबर थी, यानी ब्रेड्थ भी कितनी है 8 है। क्लियर है बताइए, आप सुनिए। कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मोर देन ब्रेड। कह रहा है जो लंबाई है वो ब्रेड से 2 फालतू है। तो यानी भैया लेंथ बराबर ब्रेड कितनी है 8 प्लस 2, यानी भैया जो लंबाई हो गई वो 10 हो गई। मैंने कहा ठीक है भाई, लंबाई भी मिल गई चौड़ाई भी मिल गई। तो कह रहा है एरिया बता दो, एरिया क्या होता है बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड 10 गुना 8 10 गुना 8 10 गुना 8 कितना होगा 180 180 180। बताइए कुछ गड़बड़ हुआ,
ला 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 एरिया पूछा है ना 64। द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ब्रेड जो है स्क्वायर की साइड के बराबर है। ठीक है भैया, स्क्वायर का एरिया हो गया विच एरिया इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए आ गई भैया 8। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। कह रहा लेंथ जो है 2 फालतू है ब्रेड से। तो यानी भैया ब्रेड था 8, 8 तो 8 प्लस 2 10 हो गया, और 10 इंटू 8 180 होता है। तो यानी आंसर गलत है इसका मतलब, है ना? आंसर गलत है, यानी कि भैया 180 होगा फिर ये। चेक कर लो एक बार यार, कुछ गलत तो नहीं जोड़ दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। द ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 64। ब्रेड जो एरिया के बराबर है, तो ए आ गई भैया, एरिया ही दे रखा है, ए आ गई 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो भैया ए आ गई 8, ब्रेड भी हो गई 8, लंबाई जो है 2 फालतू है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मोर देन इट्स ब्रेड। यानी आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है, यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि भैया 10 हो गई। भैया 180 आना चाहिए, फिर ये 180 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अगर कोई गलती हो तो आप लोग बता दीजिएगा कि मैंने कहाँ गलती करी है, मुझे दिखने चाहिए उस टाइम पर। ठीक है, ठीक है। आइए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। कह रहा इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया बताइए। कह रहा जिसकी साइड 9 है, जिसकी साइड 9 है। आपको पता है एरिया जो होता है इक्विलेटर ट्रायंगल का होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड, यही होता है एरिया। √3/4 साइड कितनी है भाई, 9 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए, 9 9 81, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो गया, और एक ही ऑप्शन आपको देख पा रहे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर इतनी बातें बताइए, बोलिए क्लियर इतनी बातें मेरे लाल में रसगुल्ले सभी को। सारी बातें क्लियर हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ सभी को सारी चीजें मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी, एक एक चीजें अच्छे तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करी है। अगर कुछ कमी रह गई है तो वो भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए बाय बाय। इस क्लास को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।